का रहस्य भाग 11। मैं सुबह देर से जागा। जीवनलाल मेरे जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। धनीराम ने प्रेतनी को दोबारा बुलाने का बहुत प्रयास किया था, किंतु वह अपने उद्देश्य में कृतकार्य नहीं हुआ। अतः वह हार मानकर लौट गया। जाते जाते वह हरिराम तथा जीवनलाल को ताकीद कर गया, सनत रहे वह प्रेतनी बहुत ताकतवर है, उसे भगाना मेरे बस में नहीं है। आप लोग मास्टर साहब को उस मकान में न जाने दें और ना ही इन्हें अकेला छोड़ें। आप इस मामले की खबर इनके परिवार के अलावा छोटे भानु को भी कर दें। इन्हें कहीं और दिखाएं सुनाएं, वरना पता नहीं वह इनका क्या हाल करेगी। धनीराम के सलाह के अनुसार जीवनलाल ने मुझे कमल भानु वाले मकान में नहीं जाने दिया। वह मेरे बगल में खाट डालकर सो गया। धनीराम द्वारा झाड़ फूंक करने का मुझे एक लाभ हुआ कि मुझे अपनी वास्तविक समझ में आ गई तथा कुछ समय की घटनाएं मुझे याद क्यों नहीं रहती है भी मालूम हो गया। मैं प्रेत बाधा से पीड़ित हूँ, यह जानकर मैं कितना भयभीत हुआ उसे शब्दों में बयान कर पाना बेहद मुश्किल है। मुझे उसके छुटकारा कैसे मिलेगा, कहाँ जाऊँ और किससे मिलूं, यह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ हुआ तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, यह सोचकर ही मेरी दशा पागलों जैसी हो जाती थी। मैंने जैसे ही प्रेतनी के बारे में सोचा वैसे ही मुझे विचित्र अनुभव हुआ। मेरे आसपास की हवा एकाएक गर्म हो गई, मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। इसी के साथ क्रोध से मेरे नथुने फड़कने लगे। मैं डर गया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अपना ध्यान इधर उधर लगाया, इससे मुझे फौरन ही आराम महसूस हुआ। जीवनलाल की नज़र मेरी गतिविधियों पर थी। उसने मुझे भयभीत होते देख लिया था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ यह देखकर उसे तसल्ली हुई। मैं उसकी मनोदशा समझ सकता था। उसकी पत्नी मरकर मुक्त नहीं हुई है तथा प्रेत योनि में दुख भोग रहे, यह जानकर उसे बहुत धक्का लगा था। जीवनलाल की पत्नी भयंकर प्रेतनी हो चुकी है तथा वही मास्टर शोभित शरण को सता रही है। यह खबर परिवार के अलावा धनीराम तथा उसके दोनों चेलों को ज्ञात था। बाकी लोगों को यही पता था कि मास्टर साहब को सारंगपुर के भूत प्रेत सता रहे हैं। क्यों, यही जानने का प्रयास हो रहा है। हरिराम ने विमल भानु को तथा मैंने जीवनलाल वगैरह को बहुत कहने पर अपने पत्नी तथा भाई को तबीयत खराब होने की बात कही तथा उन्हें तुरंत सारंगपुर आने को कहा। उन्हें फोन के द्वारा असल बात बताना उचित नहीं था। दोपहर होते होते मेरा परिवार सारंगपुर आ गया। विमल भानु की खबर मिलते ही सारा काम छोड़कर सुबह ही आ गए थे। मैंने मधु को इतनी चिंतित पहले कभी नहीं देखा था। उसे तथा मोहित को यह जानकर थोड़ी तसल्ली हुई कि मैं जीवनलाल तथा हरिराम का परिवार पहले से ही मेरी हर संभव मदद कर रहा है। सारंगपुर से 20 किलोमीटर दक्षिण में देवर बांधा नामक गांव स्थित है। वहां का न्यायपाल दास बड़े बड़े भूत प्रेतों को अपने बस में करके बोतलों में बंद कर चुका है। आप इन्हें एक दफे उन्हें दिखाइए, शायद ये ठीक हो जाएं। हरिराम को यह खबर उस युवती से मिला जिसका मायका देवर बांदा में था। न्यायपाल दास ने बहुत प्रयास किया कि प्रेतनी उसके सम्मुख उपस्थित हो, परंतु पुण्यमती की प्रेत वहां हाजिर नहीं हुई। 2 दिनों में मुझे दसियों ओझा गुनियों का दिखाया गया, मगर कोई लाभ न हुआ। मेरी पत्नी तथा बच्चे डरे तथा सहमे हुए थे। बच्चों को मेरे निकट आने से कतराने लगे थे। मुसीबत आने पर आदमी उससे छुटकारा पाना चाहता है, वह भी जल्द से जल्द। उस वक्त आदमी यह विचार नहीं करता कि मुसीबत से छुटकारा पाने का उसका तरीका कैसा है। वह तरीका विज्ञान सम्मत है अथवा बनी बनाई या सुनी सुनाई है। ऐसा नहीं कि मेरा इलाज सिर्फ ओझा गुनियों तक सीमित था। उन्होंने मुझे शहर के मनोचिकित्सक को भी दिखाया, जिन्होंने मुझसे अनेक सवाल किए। मैंने जवाब दिया।
उन्होंने अपने ढंग पर जांच की तथा संतुष्ट होकर कहा, ये मानसिक रूप से स्वस्थ है। उन्होंने कुछ दवाइयां दी। मुझे प्रत्यक्षता कोई रोग नहीं था। मेरी दिनचर्या में फर्क आया था तो इतना कि अचानक मेरे कानों में तेज सनसनाहट होने लगती, तो कभी मैं अपने बदन पर मकड़ी के जाले का रेशा लिपटा हुआ महसूस करता। वे सिर्फ महसूस होती, दिखाई नहीं पड़ते थे। मुझे एक पल के लिए पलाश का पिंड तथा उसके ऊपर झूलती हुई वह औरत दिखाई दे जाती। इससे मैं पसीना पसीना हो जाता तथा मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार सिर उठाता। एक खौफनाक विचार सारंगपुर छोड़ने के बाद से बल पकड़ा था। मुझे इसे मधु से छिपाना उचित नहीं प्रतीत हुआ। जिस समय वह प्रयत्न प्रबल होती, उस समय मेरा अपने ऊपर नियंत्रण कहाँ रहता। उस समय वह मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराती थी। यही कारण था कि मुझे थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। इन दिनों मेरे खान पान में काफ़ी अंतर आया था। मुझे चटपटी तथा तेज मिर्च मसाला युक्त भोजन तथा खाद्य सामग्री पसंद आने लगी थी। मैं मांसाहार को लालायित था। सयानों का विचार था कि ऐसा प्रयत्न की वजह से हो रहा है। रामगढ़ी की पहाड़ी पर हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर है। वहां जाने पर प्रेत बाधा तथा तंत्र बाधा से पीड़ित मनुष्य को लाभ होता है। यह समाचार मिलने पर मधु ने मुझे वहां ले जाने का एक निश्चय किया। वहां मंगलवार तथा शनिवार को जाने पर विशेष लाभ होता है। मंगलवार 2 दिन बाद था, अतः मंगलवार को रामगढ़ी की यात्रा की तैयारियां होने लगी। मोहित ने फोन द्वारा बिमल, भानु तथा जीवनलाल को भी रामगढ़ी की यात्रा के संबंध में सूचित कर दिया था, ताकि वे अगर वहां की यात्रा करना चाहें तो तैयारियां कर लें। हमारे शहर से रामगढ़ी उत्तर की ओर लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। यह सुंदर तथा मनोरम स्थल है। मुख्य मार्ग से दूर होने से यहाँ तक पैदल अथवा अपने वाहन से ही पहुँचा जा सकता है। मधु ने मुझे रामगढ़ी की यात्रा के संबंध में कुछ नहीं कहा। इस संबंध में मुझे मंगलवार को सुबह पता चला, जब किराए की बोलेरो दरवाजे पर आ लगी। इस समाचार का मुझ पर विपरीत असर हुआ। मेरा एकाएक बदन थरथराने लगा। मैं पसीना पसीना हो गया। पलक झपकते ही गुस्सा मेरे सिर पर सवार हो गया। मैंने चीख कर कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब तक उन्हें यह समझ आ चुका था कि यह प्रेतनी है जो हनुमान जी के सामने नहीं जाना चाहते, इसलिए इतना बड़ा बखेड़ा कर रही है। मैंने गाड़ी में सवार होने से पहले काफ़ी बवाल मचाया था। मैं गाड़ी सीधे सीधे सवार नहीं हुआ, मुझे जबरन बैठाया गया। मैं रास्ते पर गाड़ी से नीचे कूदने का प्रयास करता रहा। यह सब मुझे पीछे मालूम हुआ। राम राम करके यात्रा पूरी हुई। वाहन से उतरकर मैंने भागने का आखिर प्रयास किया। मेरे साथी चौकन्ने थे, उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया। सामने छोटी सी पहाड़ी थी, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी। मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरे वहाँ से जाने अथवा भाग खड़े होने की इच्छा जाती रही। मैं मज़े से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।